ओए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आज से लगभग 4000 पहले का सीन, जहाँ पर एक फाइट हो रही थी एक मेज और कई सारे मॉन्स्टर्स के बीच। वो मेज अकेले ही बाकी सब पर भारी पड़ रहा था। वही वो मॉन्स्टर्स कहते हैं, तुम्हारे जैसा एक तुच्छ इंसान आखिर इतना काबिल कैसे हो सकता है? तुम आखिर हो क्या? वो मेज कहता है, तुम लोगों ने मेरे बारे में नहीं सुना, मैं हूँ शांति का प्रतीक, वो जो बुराई से लड़ता है। हाँ, मैं ही हूँ लूकास स्ट्रोमैन, सबसे ताकतवर 9 टायर का आर्कमिच। और मॉन्स्टर्स में से एक कहता है, तुम्हारे जैसा एक तुच्छ इंसान हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लूकास कहता है, तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर कोई आम इंसान आएगा, पर मैं वो हूँ जिसने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं इंसानियत को बचाऊंगा। तो मैं तो बस यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ। लूकास एक स्पेल परफॉर्म करने लगता है और अगले ही मूवमेंट अटैक करके उन सभी को मार डालता और कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि इंसान कमजोर नहीं होते हैं। बट तभी लूकास के पीछे से आवाज आती है जहाँ कोई कहता है, तुम्हारा ये घमंड ही तुम्हारा दुश्मन बनेगा लूकास स्ट्रोमैन। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके इफेक्ट की वजह से लूकास भी काफी घबरा जाता है। अगले ही मूवमेंट वहाँ पर हम देखते हैं एक डेमीगॉड को, जो कहता है, हम ही है वो जो इस दुनिया के नियम कानून बनाते हैं। हमारा अस्तित्व सिर्फ इसीलिए है कि हम पता करें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है और सब कुछ बैलेंस करें। हाँ, मैं ही हूँ एक डेमीगॉड, या इंसानों को जिसके अस्तित्व के बारे में अंदाजा है, वो एक गॉड। लूकास कहता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार तुम लोगों की पूजा कब की थी। वो डेमीगॉड कहता है, मैं काफी समय से तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए था। मैंने देखा कि तुम इस दुनिया के नियम कानून तोड़ रहे हो। तुम्हारी वजह से यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये आगे और हो। लूकास हंसते हुए कहता है, इस दुनिया के नियम? कम ऑन, ऐसी बातें मत करो, ये सब बकवास है। वो डेमीगॉड कहता है, तुम्हारी एबिलिटीज अब वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ तक इंसान को कभी नहीं पहुँचना चाहिए। तुम एक इंसान के अस्तित्व से काफी ऊपर आ चुके हो, पर अंत में तुम हो तो एक तुच्छ इंसान ही। इसके साथ ही वो डेमीगॉड लूकास को कैद करने लगता है। लूकास खुद को बचाने की तो कोशिश करता है, बट वो अपने माना को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था। वही वो डेमीगॉड कहता है, तुमने एक देवता को धमकी दी है और ये एक ऐसा पाप है जिसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके लिए मुझे तुम्हें एक ऐसे अंधेरी जगह पे कैद करना होगा जहाँ पर कुछ भी ना हो। तुम अब अनंत काल तक खुद पर शक करते हुए वहाँ पर रहोगे और उसके बाद तुम्हें शक होगा अपने ही अस्तित्व पर। तुम अनंत काल तक अंधेरे में कैद रहोगे और खुद के ही अस्तित्व पर पछताते रहोगे। ये वो सजा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसे जिसने हिम्मत की कि वो गॉड्स को धमकी दे सकता है, उन्हें चुनौती दे सकता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर एक टीनेजर लड़का जिसका नाम है फ्री ब्लेक, जिसे कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे तो उस फैमिली के लिए ही बुरा लग रहा है, वो महान ब्लेक फैमिली जिसके तीसरे बेटे तुम हो। तुम्हारे भाइयों के मुकाबले तुम बिल्कुल कचरे हो, पर तुम्हारे बारे में मुझे यही तो पसंद है। तुम सिर्फ अपने परिवार के नाम पर धब्बा नहीं हो, बल्कि तुम सबसे कमजोर, सबसे नाकारे हमारे एकेडमी के मेज हो। फिर भी देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जीने का हक है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं बिना समय व्यस्त किए खुद को ही मार डालता। इसके साथ ही वो बंदा फ्री को एक पंच मारता और कहता है, तुम्हें पीटने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। एंड देन वो फ्रे को बहुत पीटता है। उस बंदे के फ्रेंड्स भी फ्रे को पीटते हैं, बहुत पीटते हैं। फ्रे इंसिट करने की कोशिश तो करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। वही थोड़े समय बाद वो बंदा कहता है, तुम्हें तो पता ही है ना, कल की क्लास में हमारे बीच एक मैजिकल ड्वेल होने वाली है, और अच्छी बात ये है कि वो ड्वेल तुम्हारे और मेरे बीच होगी। वैसे तुम फिक्र मत करना, मैं तुम पर ज्यादा बेरहमी नहीं दिखाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितना अच्छा हूँ, पर हाँ, इसके बदले में मैं इसका ध्यान रखूंगा कि कल का दिन तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहे। कल के बाद तुम अपने इन दोनों पैरों पर चलने के काबिल नहीं बचोगे। इसके साथ ही वो लोग वहाँ से जाने लगते और कहते हैं, ये मत सोचो कैसे, आज तुम चल रहे हो तो अपने घर जाओ, कल के ड्वेल के लिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। इसके साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर बचता है अकेला फ्रे, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि काश मैं भी ताकतवर होता। 4000 साल बाद, मतलब कि आज, लूकास को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बोल रहा था। एंड देन वो अपने चारों तरफ चेक करता है और उसे रियलाइज होता है कि शायद ये उसका वहम है। लूकास कहता है, यहाँ पर रहते हुए मुझे कितने साल हो गए होंगे? 100 नहीं, कम से कम 2-3 हजार साल तो हो ही गए होंगे। देवताओं के खिलाफ जाने का जुर्म। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार डर कैसा होता है। बट तभी लूकास को एक और आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई कहता है, मुझे शक्ति चाहिए। लूकास कहता है, शायद अकेले रहते रहते मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है, इसीलिए मुझे लोगों की अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस कैद में रहते हुए मुझे पता चल चुका है कि अंत में मैं बस एक कमजोर इंसान ही हूँ। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं फ्रे के डैड को, जो कहते हैं, मैंने डिसाइड किया है
कि अपने परिवार से तुम्हारा नाम हटा दूंगा। मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे नाम को मिट्टी में ना मिला दो, इस महान परिवार के नाम को। इसीलिए मैं शांति से बैठकर सब कुछ देख नहीं सकता। लूकस कुछ बोलने की कोशिश तो करता है, पर अगले ही मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि इसका कोई मतलब नहीं और कहता है, क्या कमजोर जन्म लेना कोई गुनाह है? उसके डैड कहते हैं, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारे इन बेमतलब के सवालों के जवाब नहीं दे सकता। ब्लेक फैमिली कभी भी उनका साथ नहीं देती जो खुद को पावरफुल ना बना सके, जिनके पास कोई पावर ही ना हो। फ्रे, आज और अभी से मेरी यही इच्छा है कि तुम कभी अस्तित्व में ही नहीं आए होते। तुम मेरे बेटे, काश तुम पैदा ही नहीं हुए थे। इसके साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं और फ्रे रोता रह जाता है। फ्रे का घर जहाँ पर काफी शांति होती है, बट वही फ्रे एक बोतल को अपने हाथ में पकड़े हुए खड़ा होता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मरने के बारे में सोचना ही लोगों को कितना घबराहट में डाल देता है। इधर दूसरी तरफ लूकस को वही मोमेंट याद आता है जब उसे सजा दी गई थी, जहाँ उस डेमीगॉड ने कहा था, तुम अनंत काल तक अपने ऊपर ही शक करते रहोगे और अपने आखिरी पलों में तुम्हें अपने अस्तित्व पर ही शक होने लगेगा। लूकस कहता है, चुप हो जा, आखिरकार एक देवता को ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसे बैलेंस से क्या लेना देना है? क्या तुम्हें लगता है कि ये इंसानों की दुनिया उनके लिए स्वर्ग है? फाइन, जो करना है करो, पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि इस दुनिया में इतनी नाइंसाफी क्यों है और इसके लिए ब्लेम किसे करना है। और अब मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। डेमीगॉड, अगर मुझे एक बार मौका मिल जाए कि मैं तेरे इस घटिया बदसूरत चेहरे को एक मुक्का मार सकूं, तो मैं अंत तक यहाँ पर रहने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाऊंगा। पर दूसरी तरफ फ्रे इस पॉइजन को पी लेता है और इसका एहसास लूकस को भी होता है। फ्रे कहता है, मैं खुद को मार डालूंगा। वही लूकस कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे ख्यालों में क्यों आ रहे हो? इधर फ्रे कहता है, मैं इसके लिए किसी को भी दोष नहीं दूंगा। ये तो बहुत ही प्राकृतिक है कि वो चिड़िया जिसे उड़ना नहीं आता, उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। सब कुछ मेरी गलती है, मैं ही हूँ वो चिड़िया जो इस दुनिया में बिना पंख के पैदा हुआ है। ये मेरी ही गलती है कि मैं ताकतवर नहीं बन सकता। फ्रे को अपने लास्ट मोमेंट में बाकी सभी की बातें सुनाई देती हैं, जहाँ लोग उसे धिक्कार रहे थे, उसे बोल रहे थे कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो खुद को मार लेता। इधर फ्रे कहता है, भाड़ में जाओ तुम सबको ये अधिकार किसने दिया कि तुम मेरी जिंदगी के बारे में फैसला ले सकते हो? लूकस जो ये सब कुछ अब विजुअली देख पा रहा था, ये देखते देखते अचानक उसकी सील खुलना शुरू हो जाती है। लूकस कहता है, आखिर चल क्या रहा है? वो समय जिस समय पर ये बच्चा मेरे ख्यालों में आया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सूरज की रोशनी में नहा रहा हूँ। लूकस जाता है फ्रे के पास और कहता है, तुम हो कौन? वही फ्रे अपने आखिरी मोमेंट में कहता है, अगर मैं दोबारा जन्म लेता हूँ तो प्लीज मैं इतना काबिल बनूं कि मैं इस पूरी दुनिया को एक छलांग में लांग सकूं। मुझे पंखों की कोई जरूरत ही ना हो और जब मैं नीचे देखूं तो लोग मुझे दूर दूर तक दिखाई ना दे। अगर मुझे ऐसे ताकतवर पैर और पंख मिल सकते तो शायद मैंने ये ना किया होता। अगले मोमेंट फ्रे के रूम में फ्रे की आंखें खुलने लगती हैं और थोड़े समय बाद फ्रे को रियलाइज होता है कि वो वापस आ चुका है। फ्रे सोचता है, आखिरकार 4000 साल बाद मैं वापस आ ही गया। इस दुनिया में वापस आने में मुझे काफी समय लग गया। फ्रे ब्लेक ये था दुनिया का सबसे कमजोर मेज और मैं लूकस ट्रूमैन पूरे इंसानियत के इतिहास का सबसे ताकतवर आर्कमेज। आज और अभी से तुम मैं हूँ और मैं तुम बनूंगा। तुमने मुझे आजादी दी है तो मैं तुम्हें वो पंख दूंगा जिनकी तुम्हें चाह थी। डेमीगॉड, वो जो खुद को गॉड कहते हैं, तैयार रहो और इंतजार करो मेरा वहाँ पर। जल्द ही तुम सबकी मौत बनकर मैं आने वाला हूँ। फ्रे जिसके अंदर अब लूकस है, वो उसी रात खुद को ट्रेन करने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि फ्रे की बॉडी अभी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो लूकस की पूरी पावर को होल्ड कर सके। लूकस सोचता है, मुझे फ्रे के इस शरीर में एनर्जी को इकट्ठा करना होगा और एक फाउंडेशन बनानी होगी ताकि जितना मुमकिन हो सके मैं उतना माना कंटेन कर सकूं। अगर मुझे डेमीगॉड्स के खिलाफ लड़ना है तो मुझे अपनी असली शक्तियों को वापस पाना होगा, नहीं मुझे तो उससे भी आगे जाना होगा। फ्रे कहता है, ज्यादा जल्दी नहीं करते हैं, ये वो मौका है जो मुझे 4000 साल में एक बार मिला है, इसीलिए मुझे अपनी नफरत को ही अपना हथियार बनाना होगा। फिलहाल मुझे उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें मैं अचीव कर सकता हूँ। फ्रे पूरी रात अपने आप को ट्रेन करता है और अब सुबह हो जाती है, जहाँ वो सोचता है, इसके साथ मुझे लगता है कि शायद मैं टायर 5 पावर लेवल पर तो पहुंच ही चुका हूँ। फ्रे कुछ सोच पाता कि अगले ही मोमेंट उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो हंसते हुए कहता है, ये वो अशुद्धियां थी जो फ्रे के शरीर और उसकी आत्मा में थी, मुझे कैसे भी करके इन सब को निकालना होगा। मैं इन अशुद्धियों का एक एक कतरा निकाल दूंगा। हम देखते हैं एकेडमी का सीन, जहाँ
जैक और डेविड, ये दोनों जिन्होंने पिछली रात फ्रे को पीटा था, वो एकेडमी जा रहे होते हैं। डेविड कहता है मैं तो बस आज की उस ड्यूएल का इंतजार कर रहा हूँ। जैक कहता है तुम्हारा मतलब फ्रे से है ना, तुम्हें उस पर थोड़ा रहम करना चाहिए, वो काफी कमजोर है। डेविड कहता है हाँ देखो बोल कौन रहा है, वो जिसने कल रात उसे बहुत पीटा था। जैक कहता है मैंने कल रात फ्रे को देखा था और वो अपने साथ कई सारी स्लीपिंग पिल्स लेकर गया था। डेविड कहता है स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद लगने की दवाइयाँ ना। शायद अब उसे रियलाइज हो गया होगा कि उसकी जरूरत इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है। जैक कहता है तुम्हें सच में लगता है कि वो डरपोक खुद को मार सकता है? डेविड कहता है तुम्हें शर्त लगानी है। एंड देन वो दोनों शर्त लगाते हैं 10 मील टिकट्स की। इधर पैरेलल में फ्रे अपने शरीर से अपनी सारी अशुद्धियां निकाल रहा होता है और थोड़े समय बाद उसे रियलाइज होता है कि इस नौजवान के शरीर में इतनी अशुद्धियां हैं जितनी उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। फ्रे यानी कि लूकस कहता है इतनी अशुद्धियों के बाद भी तुम इस दुनिया में थे, सच में तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन होगी, पर बात की जाए अगर मेरी जिंदगी की तो उसके मुकाबले तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं थी। अरे यार मुझे भूख लग रहा है। जैसे ही फ्रे ये बोलता है हम देखते हैं वेस्ट रोड एकेडमी के स्टूडेंट रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ फ्रे पहुंच चुका होता है और वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा होता है जिसकी वजह से लोगों का ध्यान उसी की तरफ जाता है। फ्रे खाना खाते हुए कहता है ये डिश कितनी अच्छी है और ये सूप तो लाजवाब है। एंड देन फ्रे वहाँ पर दबा के खाना खाता है। इसके बाद फ्रे जब उस एकेडमी में चल ही रहा होता है तो वो सोचता है सील होने से पहले मैं 50 साल का था और अब हो चुके हैं 4000 साल, तो लॉजिकली देखा जाए तो मैं इतना बूढ़ा व्यक्ति हूँ कि मुझे इन लोगों को लेसन देना चाहिए। खैर मैं भी कैसी बेतुकी बातें कर रहा हूँ। देखा जाए तो फ्रे के पास फिलहाल जो ज्ञान है उसके हिसाब से तो मैं ये कभी नहीं कर सकता, पर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी मुझे ये पता करना होगा कि ये दुनिया आखिर चल कैसे रही है। मुझे इस 4000 साल वाली दुनिया को समझना होगा। इसके अगले मूवमेंट फ्रे के दिमाग में एक ख्याल आता है उन डेमीगॉड्स का और फ्रे मुस्कुरा देता है और कहता है मुझे थोड़ा समय लेना चाहिए। फ्रे जब क्लास में जाता है तो सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। वही डेविड कहता है कमाल है 10 मील टिकट्स मेरे हुए। फ्रे जब आगे जा रहा होता है तो डेविड उसे अपने पैरों से फंसा के गिराने की कोशिश करता है, बट फ्रे नहीं गिरता। इसलिए डेविड कहता है यो क्या बात है। फ्रे सोचता है क्या ये उसकी फ्रेंड्स हैं, बट तभी जैक कहता है ए फ्रे 10 मील टिकट्स मुझे दो, अभी भी तू जिंदा है और चल फिर रहा है और तेरी वजह से मैं सर हार गया तो इसीलिए इसका भुगतान तो करना ही होगा। फ्रे सोचता है अब ये मोटू कौन है और मेरे सर पे इतना क्यों मार रहा है। वैसे देखकर तो नहीं लग रहा कि ये फ्रे का दोस्त है। कोई भी युग हो बुली करने वाले हर जगह पर होते हैं। वेट व्हाट, एक मिनट, क्या मैं डर रहा हूँ? क्या मैं इस भद्दे से मोटू की वजह से डर रहा हूँ? जैक फ्रे को स्लैप करने वाला होता है बट फ्रे बिल्कुल ही पलक झपकाते अचानक जैक के पीछे आ जाता है और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं पर होती है एक सुंदर सी कन्या इजाबेल और वो भी ये सब नोटिस करती है। वहीं फ्रे सोचता है अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि यही वो लोग हैं जिसकी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। इधर जैक कहता है अरे फ्रे लगता है एक बार तेरा लक काम कर गया। इसके साथ ही वो अगेन अटैक करता है बट फ्रे इस बार उसे पीछे ढकेल देता है जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है और उसके शरीर के जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। और इधर सब लोग हैरान कि आखिरकार फ्रे ने जैक को कैसे हराया। इधर फ्रे सोचता है कितनी शर्मनाक बात है, मुझे तो खुद से ही घिन हो रही है, मुझे इसके जैसे चूजे से लड़ना पड़ रहा है। फ्रे इसे स्पेशल सर्विस समझो, तुम तो जानते ही हो ना कि मैं इंसानियत के पूरे इतिहास का सबसे ताकतवर मेज हूँ। एंड देन वो हंसने लगता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जब फ्रे वहाँ से जाता है तो वहाँ पर आते हैं प्रोफेसर डीओ, बट सभी लोग प्रोफेसर डीओ को बताते हैं कि जैक बस गिर गया था, इसी वजह से उसे चोट लग गई। डीओ सोचता है ये बंदा चल भी नहीं पा रहा, जैक आखिर इसके साथ ऐसा किया किसने। देखा जाए तो इसके शरीर पर मार्शल आर्ट्स के भी निशान है जिनमें माना का इस्तेमाल किया गया है। इवन इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी इस लेवल के मार्शल आर्ट को नहीं जानते। ये सब आखिर किया किसने होगा। थोड़े समय बाद हम देखते हैं क्लास में प्रोफेसर केविन को जो कहते हैं प्रोफेसर डीओ इस वक्त जैक के साथ गए हैं, इसीलिए उनकी क्लास आज मैं लूंगा। वैसे जैक की जिंदगी ज्यादा खतरे में तो नहीं है पर उसे चोट काफी लगी है और उम्मीद है कि जल्द ही वो ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए सभी लोग अपनी क्लास पर फोकस करो। जब क्लास स्टार्ट होती है तो केविन सभी लड़कियों को घूर रहा होता है और सोचता है ये क्लास कितनी हरी भरी है। इस रूम में बहुत सारी क्यूट फीमेल स्टूडेंट्स हैं और खास करके हमारी प्यारी इजाबेल। केविन लड़कियों को ही घूर रहा होता है बट उसकी अचानक नजर जाती है फ्रे पे। वो एक लड़की कहती है सच बताऊं तो मुझे प्रोफेसर केविन से बहुत नफरत है, ये हमेशा लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। वही दूसरी लड़की कहती है चुप रहो वरना तुम्हें उठा देंगे। केविन जाता है फ्रे के पास और कहता है क्या बात है फ्रे, ये तो काफी अजीब बात है, तुम मेरी क्लास में दिख रहे हो। फ्रे कुछ बोलता नहीं है और उसे रियलाइज होता है कि लूकस के शरीर में आने से पहले फ्रे सिर्फ कमजोर ही नहीं था बल्कि वो एकेडमी की क्लासेस भी अटेंड नहीं करता था। फ्रे कहता है मुझे माफ कीजिएगा प्रोफेसर, शायद मैं थोड़ा बिजी था। केविन
केविन कहता है तुम क्या थे? वही वो दोनों लड़कियां खुद से ही बातें करते हुए कहती हैं कम ऑन, ये हम सब जानते हैं कि फ्रे क्यों नहीं आता था। अगर फ्रे आता तो प्रोफेसर केविन बार बार उसे ही खड़ा करके सवाल पूछते। इधर केविन कहता है अच्छा ऐसी बात है, मतलब तुम्हें कुछ जरूरी काम था, इस क्लास से भी ज्यादा जरूरी। फ्रे कहता है शायद, आफ्टर ऑल आपको तो पता ही है कि मैं शायद अपने रेबेलियन फेज से गुजर रहा हूँ। केविन कहता है हाँ तुम यहाँ पर तो सही हो, और ऑफ कोर्स मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ जिसे ऐसा लगता है कि उसकी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या तुम्हें पता है फ्रे, तुम इस वक्त मेरी क्लास में बैठे हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और अगर मैंने ये पाया कि मेरे सवालों में से एक का भी तुम जवाब नहीं दे पाए तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपनी सजा के लिए खुद को तैयार करो। तो चलो ये रहा मेरा पहला सवाल, तुम मुझे बताओ गॉड फिस्ट कासाजिन के पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स थे? ये सुनते ही फ्रे अचानक अपने होश खो देता है और कहता है तुमने क्या कहा अभी? क्या तुमने कहा कासाजिन? हम देखते हैं लगभग 4000 साल पहले जहाँ पहाड़ों पर कोई खुद को ट्रेन कर रहा होता है और सिर्फ अपने एक ही फिस्ट से पहाड़ को चकनाचूर कर देता है। थोड़े समय बाद हम उसके पीछे देखते हैं लूकस को जो कहता है ए मसलमैन थोड़ा आराम से, ऐसे ही करते रहोगे तो यहाँ पर कोई पहाड़ ही नहीं बचेगा। क्या तुम जंगली जानवरों को घर तबाह करना चाहते हो? वो बंदा कहता है लूकस काफी समय हो गया तुम्हें देखे। लूकस कहता है तुम्हें देखे भी काफी समय हो गया कासाजिन। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि कासाजिन अभी भी ट्रेनिंग किए जा रहा है और वही लूकस अब बैठे बैठे बोर हो रहा है और कहता है हे तुम्हारा ये दोस्त कई सालों बाद तुमसे मिलने आया है और तुम देखो अपनी ट्रेनिंग ही किए जा रहे हो। कासाजिन कहता है मैंने चाय गर्म कर दी है, पी लो। लूकस कहता है खैर अब मैं इस मसल मैन से एक्सपेक्ट भी क्या करूं, वैसे अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो तुम पूरी जिंदगी बैचलर ही रह जाओगे। कासाजिन कहता है ओ देखो बोल कौन रहा है। लूकस कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं लड़कियों में काफी फेमस हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कासाजिन कहता है रोमांस एक बहुत ही खतरनाक ख्याल है जो लोगों की अंतर आत्मा को इम्बैलेंस कर देता है और उसे उसके मकसद से भटका देता है। जब कोई लड़कियों के प्रति अपनी इस इच्छा को काबू में ना कर सके और वो अपने दोनों पैरों पर भी खड़ा हो। बट तभी लूकस कहता है अरे बस 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 बहुत हो गया, मैं समझ गया, इतने लेक्चर्स काफी हैं। कासाजिन कहता है एक मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा औरत को एक पत्थर की नजर से देखना चाहिए। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक औरत सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। खैर तुम समझोगे नहीं क्योंकि ये मैजिक से बहुत अलग है। आर्कमेज लूकस ट्रोमैन। लूकस कहता है पत्थर मतलब थोड़ा खूबसूरत पत्थर ना। कासाजिन कहता है अपनी चाय पियो तुम। और इसके साथ ही हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जहाँ लूकस सोचता है कासाजिन नहीं 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 गॉड फिस्ट कासाजिन तुम तो काफी प्रसिद्ध हो गए हो। वो बेवकूफ, आखिरकार उसने वो रास्ता ढूंढ लिया जिसमें वो अपने दिमाग के साथ साथ अपनी मसल्स को भी ट्रेन कर सके और अब देखो 4000 साल बाद लोग उसे एक लेजेंड मानते हैं। केविन कहता है क्या बात है फ्रे, जवाब दो। बट तभी इजाबेल खड़ी होती है और कहती है प्रोफेसर आपने जो सवाल पूछा है मुझे लगता है कि उसका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है, वो मैजिकल हिस्ट्री का सवाल है। कासाजिन एक मार्शल आर्टिस्ट थे, वो माना पर बहुत ही मुश्किल से निर्भर रहते थे, उन्होंने फिजिकली खुद को ट्रेन किया, तो आप उन्हें मेज भी कैसे कह सकते हैं? केविन जाता है इजाबेल के पास और कहता है तुम्हारे हिसाब से कासाजिन कोई मेज नहीं थे, क्या तुम उनका अपमान कर रही हो जो लोग मार्शल आर्टिस्ट बनते हैं? इजाबेल कहती है मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रही थी कि इस सवाल का इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। इधर फ्रे सोचता है एक इंसल्ट, मुझे अभी भी याद है जब कासाजिन को कोई मेज कहता था तो वो कितना भड़क जाता था, इवन वो तुम्हें जान से भी मार सकता था अगर तुम उसके सामने मेज से रिलेटेड कुछ भी बोलती। इधर केविन कहता है ओहो तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है कि ये डिबेट काफी दिलचस्प होने वाली है। हाउएवर कैसा रहेगा अगर हम ये डिबेट मेरी लेबोरेटरी में जाते हुए थोड़ा प्राइवेटली करें? इजाबेल कहती है आप सोच भी क्या रहे? केविन कहता है ये कैसा बर्ताव है? चलो अच्छा तुम ही बताओ कि गॉड फिस्ट कासाजिन के पास उनके कौन से वो 3 लेजेंडरी वेपन्स थे? बट तभी केविन को आवाज आती है फायर लॉर्ड का गॉन्टलेट, जायंट्स का सेस और वोर्टिक्स का एम्बुलेट। कासाजिन इसके अलावा और कुछ नहीं पहनता था और जैसे उसकी नजर पड़ती है वो देखता है ये जवाब देने वाला था फ्रे। फ्रे कहता है आमतौर पर तो मैं कासाजिन से कहता था कि थोड़े अच्छे ढंग के कपड़े पहनो, थोड़ा लड़कियों में भी फेमस हो, थोड़ा फैशन वैसन करो, बट वो मेरी सुनता ही नहीं था और खास करके वो उस पुराने रिलिक को अपने गर्दन में काफी समय तक लटका के रखता था। फ्रे की नजर जब पड़ती है तो वो देखता है कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं और वो कहता है क्या मैं गलत हूँ क्या? केविन कहता है नहीं तुम सही हो। ये सुनकर फ्रे काफी खुश हो जाता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है वो बेवकूफ यही पहनता था। और ये सुनकर लोग बातें करने लगते हैं कि आज फ्रे कुछ ज्यादा ही अलग बर्ताव कर रहा है। केविन कहता है इजाबेल मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मैनर सिखाने की जरूरत है। केविन जाता है सीधे इजाबेल के पास और उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे तुम्हें
अपनी लेबोरेटरी में ले जाना होगा। और ये सब देखते हुए जब फ्रे की नजर उधर पड़ती है तो वो कहता है, प्रोफेसर केविन, क्या आपको एक बात पता है कि कासाजिन हमेशा ये कहा करता था कि अगर कोई अपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट दिखाता है और उधर अट्रैक्ट होता है तो वो अपने मकसद से भटक सकता है, वो अपने अस्तित्व को चुनौती दे सकता है, वो खुद को खो सकता है, वो खुद को बर्बाद कर सकता है। एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा एक औरत को पत्थर की मूर्ति की तरह देखना चाहिए। वो जो अपनी इस इच्छा को काबू में नहीं कर पाते, वो कभी भी अपने दोनों पैरों पर खड़े होने के काबिल नहीं बचते और अंत में वो इंसान की सीमाएं लांघते हुए एक राक्षस बन जाते हैं। केविन कहता है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? फ्रे कहता है, नहीं मैं तो बस कह रहा हूँ क्योंकि देखकर लगता है कि कासाजिन पूरे समय गलत था। आफ्टर ऑल तुम अपने दोनों पैरों पर सही सलामत हो, है ना प्रोफेसर? अब ये सुन के केविन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, फ्रे ब्लैक, एक सवाल का सही जवाब देने के बाद कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? चलो देखते हैं आखिरकार तुम अपने इस एटीट्यूड को कब तक कायम रख सकते हो। अगर अब से तुमने एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। तो ये रहा मेरा अगला सवाल। केविन कई सवाल पूछता है और फ्रे उन सब का सही जवाब देता है, जिसे देखते हुए पूरे क्लास के होश उड़ जाते हैं और खास करके प्रोफेसर केविन के। केविन सोचता है, ये मुमकिन कैसे है? मैंने तो इससे इवन एरा ऑफ लाइट के बारे में भी पूछा जो कि यहाँ के लेक्चर्स में है ही नहीं। क्या ये सच में वही फ्रे है जिसे लोग बेवकूफ बुलाया करते थे? फ्रे कहता है, ओ लगता है लंच समय हो गया। वेल देन प्रोफेसर, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सवालों के सही जवाब दिए हैं और मुझे आपके सवाल जवाब में बहुत मजा आया, पर फिलहाल मुझे काफी भूख लगी है। इधर केविन सोचता है, आखिरकार इस चूजे को उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कैसे पता चला जो लगभग 4000 साल पहले घटी थी। बट इससे पहले कि केविन कुछ और सोच पाता, फ्रे पलक झपकते ही लंच के लिए बाहर निकल जाता है और इजाबेल वहीं पर खड़ी खड़ी सब कुछ देखती रह जाती है। फ्रे जब जा रहा होता है तो वो काफी खुश होता है क्योंकि फाइनली अब 4000 साल बाद उसे दोबारा खाने को मिलने वाला है। बट तभी उसके पीछे आ जाती है इजाबेल और कहती है, क्या तुम कैफेटेरिया की तरफ जा रहे हो? फ्रे उसे देखता है और बस देखता ही है एंड देन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। बट इजाबेल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फ्रे जैसे जैसे आगे जाता इजाबेल उसके पीछे पीछे आती और थोड़े समय बाद फ्रे को खुन्नस बढ़ने लगती है और वो कहता है, क्या है बताओ, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही है? इजाबेल कहती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, वो तो बस हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, इसीलिए रास्ते में एक साथ चलना पड़ रहा है। फ्रे कहता है, अरे तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो, ये काफी अजीब है। इजाबेल कहती है, मैं ऐसे ही बातें करती हूँ, ऐसे ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया गया है। थोड़े समय बाद इजाबेल लंच करते हुए कहती है, इतना सारा खाना, क्या तुम ये सब कुछ खाने वाले हो? फ्रे कहता है, अगर तुम भी 4000 सालों से भूखी रहती तो तुम भी इतना ही खाती। इजाबेल कहती है, 4000 साल, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फ्रे कहता है, अरे भूल जाओ, बल्कि तुम मुझे ये बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? इजाबेल कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम गलत नहीं समझोगे, वो तो बस मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी तो मुझे यहीं पर बैठना पड़ा। खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार एरा ऑफ लाइट के बारे में इतना कैसे जानते हो? फ्रे कहता है, एरा ऑफ लाइट, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इजाबेल कहती है, मैं बात कर रही हूँ 4000 साल पहले की, जब इतिहास के 4 महान हीरो इस धरती पर मौजूद थे। हम उसी युग को कहते हैं एरा ऑफ लाइट, वो युग जिस समय पर मैजिक की पावर उसके पीक पर थी। फ्रे सोचता है, अब मैं इसे बोल ही कह सकता हूँ, आज लगभग 4000 साल हो चुके हैं और अभी भी मैजिकल रिसर्च एडवांस नहीं हुई है। पर एक मिनट, क्या ये सब कुछ भी डेमिगॉड्स का किया हुआ है? इजाबेल कहती है, वो 4 लेजेंड्स जिन्होंने इतिहास को एक नई उम्मीद दी, गॉड फिस्ट कासाजिन, ग्रेट मेज सीजर स्ट्राउ और डार्कनेस की वो जादूगरनी आइरिस पेस फाउंडर, और उन सब में मौजूद इतिहास का सबसे ताकतवर आर्कमेज, वो जिसे मैं एडमायर करती हूँ, लूकास थ्रोमैन। उन 4 लेजेंड्स में भी वो सबसे लाजवाब था। अगर वो अभी भी जिंदा होता तो मैं उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देती। अब ये सुनते ही फ्रे के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, अरे कम ऑन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी एक छोटी सी चुईया का प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा? इजाबेल कहती है, क्या कह रहे हो तुम? फ्रे कहता है, वैसे सच बताऊं तो मैं फ्लैट हो गया ये देखकर कि तुम मुझे प्रपोज कर रही हो, बट सच बताऊं तो मेरा छोटी बच्चियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इजाबेल कहती है, मैंने तुम्हें कब प्रपोज किया? इधर पूरे रेस्टोरेंट में बातें चल रही होती हैं कि वो जो पूरे एकेडमी में रैंक 1 या रैंक 2 पर है, वो आखिर फ्रे के साथ बैठकर क्यों लंच कर रही है? वही एक बंदा कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिरकार ये फ्रे के साथ क्यों बैठी है? मैंने तो सुना था कि इजाबेल ने डेविड को भी रिजेक्ट कर दिया, और वही डेविड, उसका भी ये सब देखकर दिमाग खराब हो रहा था और वो कहता है, ये कमीना अब ये ज्यादा पर्सनल जा रहा है, इसे तो सबक सिखाना होगा। इधर इजाबेल कहती है, और हाँ प्रोफेसर का आखिरी जो सवाल था वो सीजर के 3 ट्रेनिंग मेथड्स, मुझे यकीन है कि तुमने जवाब दिया था। एज
एसिमिलेशन, ट्रेनिंग और बैटलिंग। बट जितना मैं समझती हूँ कि सीजर के सिर्फ 2 ही मेथड थे, एसिमिलेशन और ट्रेनिंग। बट इधर फ्रे अपना खाने पर फोकस कर रहा है। वहीं इजाबेल कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं बैटलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए ताकतवर कैसे बन सकती हूँ? फ्रे कहता है, कौन से टायर पर हो तुम फिलहाल? इजाबेल कहती है, मैं टायर 3 के बिगिनिंग फेज पर हूँ। फ्रे कहता है, तुम्हारी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये इतना बुरा भी नहीं है। वह इजाबेल कहती है, मैंने नोटिस किया है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही उम्रदराज लोगों की तरह बात कर रहे हो। फ्रे कहता है, हाँ ये तो तुमने सही नोटिस किया है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे तो इस वक्त एक चलता फिरता मुर्दा होना चाहिए था। इजाबेल कहती है, क्या बात कर रहे हो तुम, हम दोनों तो एक ही उम्र के हैं ना? फ्रे कहता है, हाँ और ना, दोनों। थोड़े समय बाद फ्रे कहता है, मैंने खाना खा लिया। और इजाबेल कहती है, तुमने सब खा लिया? जाते हुए फ्रे कहता है, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। बट तभी इजाबेल कहती है, तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर ये ट्रेनिंग का बैटलिंग मेथड क्या है? फ्रे कहता है, बस बैठी रहो और पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरे एक्सपीरियंस से मिला है। इजाबेल कहती है, एक्सपीरियंस? वो भी असली एक्सपीरियंस? हम देखते हैं एकेडमी में जब डुएल हो रहा था तो वहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। वहीं पर इजाबेल फ्रे से ये सब पूछ रही थी कि बैटलिंग मेथड होता क्या है। इजाबेल को फ्रे के साथ देखकर डेविड काफी जल रहा था। बट तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर आती है जो कि इस डुएल को होस्ट कर रही थी, जिनका नाम है प्रोफेसर जेन। फ्रे की नजर जब प्रोफेसर जेन पर पड़ती है तो वो तारीफ करते हुए कहता है, ये कितनी खूबसूरत है। और ये सुनकर इजाबेल काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि प्रोफेसर जेन की एज फ्रे से बहुत ज्यादा है। बट इजाबेल को ये नहीं पता था कि ये शरीर फ्रे का है, पर ये भावनाएं लूकास स्ट्रोमैन की है। फ्रे इजाबेल से कहता है, प्रोफेसर जेन कितनी क्यूट है, तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए। प्रोफेसर जेन उदाहरण है एक असली मैच्योर औरत की। फर्स्ट मैच डेविड और फ्रे के बीच में होता है। डेविड फ्रे से थोड़ी बातचीत करना चाहता था, पर फ्रे उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए फ्रे जाता है प्रोफेसर जेन के पास और उनकी तारीफ करते हुए कहता है, जब से मैंने आपको देखा मैं अपना होश खो चुका हूँ। मुझे लगता है कि इतने समय बाद मैं आपके लिए ही वापस आया। मैं भले ही आपको जवान दिख रहा हूँ, पर मेरा दिल और दिमाग एक बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति का है। एंड देन फ्रे जेन से डिनर के बारे में पूछता है। जेन फ्रे को पूरी तरह से मना कर देती है, पर फ्रे वहाँ पर एक शर्त रखता है कि अगर मैं ये मैच जीत जाता हूँ तो आपको मेरे साथ डिनर पर चलना होगा और वो ट्रीटमेंट आपकी तरफ से होगी। एंड ये सुनकर जेन भी राजी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रे बहुत कमजोर है, तो कोई चांस ही नहीं कि वो डेविड को हरा सकता है। जब फ्रे मैच के लिए जा रहा होता है तो जेन सोचती है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए, मैं स्टूडेंट की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकती हूँ। डेविड फ्रे से कहता है, क्या बात है, इग्नोर कर रहे हो मुझे, कल रात का सीन भूल तो नहीं गए? एंड देन वो फ्रे से काफी बातें करता है। फ्रे उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है, क्या हम मैच स्टार्ट करें? डेविड कहता है, कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई तुम में, तो आज के बाद तुम कभी भी अपने दोनों पैरों पर चलने के काबिल नहीं बचोगे, ये मैच तुम हमेशा याद रखोगे। फ्रे कहता है, वेल मुझे याद नहीं है कि कब से टायर 1 का मेज इतना ताकतवर हो गया कि वो किसी को चोट पहुंचा सके। डेविड कहता है, टायर 1 का मेज किसे बोल रहे हो, मैं डेविड हूँ, जानते नहीं क्या? इधर प्रोफेसर जेन चारों तरफ से एक बैरियर क्रिएट कर देती है ताकि बाकी लोगों को चोट न लगे। डेविड अपने वन ऑफ द पावरफुल स्टोन रेस से अटैक करता है, जिसे देखकर इजाबेल कहती है, प्रोफेसर जेन आपको उसे रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टायर 1 का ही मैजिक इस्तेमाल किया जा सकता है। बट प्रोफेसर जेन डेविड को नहीं रोकती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि डेविड हारे। इधर डेविड कहता है, ये स्पेल ये हमारे खून की विरासत है, हमारे ब्लड लाइन के सबसे ताकतवर हमलों में से एक। इधर फ्रे कहता है, ब्लड लाइन मैजिक को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिंबल ऑफ होप होता है और तुम उसे किसी को अब्यूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। डेविड कहता है, क्या हुआ, डर गए? फ्रे एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है, मैजिक मिसाइल। बट क्योंकि इस वक्त फ्रे यानी कि लूकास स्ट्रोमैन अपने असली पावर पर नहीं पहुंचा हुआ था, इसीलिए उसका मैजिक मिसाइल काफी छोटा होता है। जब उन दोनों का अटैक टकराता है तो मैजिक मिसाइल स्टोन रेज को चीरते हुए जाता है और डेविड को हिट करता है, और इस एक ही अटैक में डेविड ये डुएल हार जाता है। इधर फ्रे कहता है, ये कितनी शर्म की बात है कि तुमने अपने ब्लड लाइन मैजिक को यहाँ पर इस्तेमाल किया, और हाँ, मैच स्टार्ट होने से पहले तुमने क्या कहा था, तुम मेरे वोकल कॉर्ड्स को तोड़ दोगे और मेरी दोनों टांगे भी तोड़ दोगे। डेविड कहता है, रुक जाओ, मैं माफी मांगता हूँ। बट फ्रे मैजिक मिसाइल से उसके एक पैर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से डेविड का पैर टूट जाता है। इधर इजाबेल कहती है, प्रोफेसर जेन ये फाइट पहले ही खत्म हो चुकी है, तो आपको उन्हें रोकना चाहिए। पर क्योंकि डेविड के वोकल कॉर्ड्स टूट चुके थे, इसीलिए वो सरेंडर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से प्रोफेसर जेन भी इस मैच को नहीं रोक सकती। और कहीं न कहीं प्रोफेसर जेन भी चाहती थी कि ये लोग समझें कि मेज कितने खतरों से घिरे होते हैं। इधर फ्रे डेविड को काफी ह्यूमिलेट करता है और कहता है, कितना अच्छा होता कि अगर तुम पैदा ना होते, तुम कभी मेज ही नहीं बनते, तुम इस सोसाइटी पर धब्बे हो। एंड देन उसके पास जाके कहता है, अरे मजाक कर रहा था, कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा ना कि मैं तुम्हें जान से मार
उड़ा लूंगा। अरे मजाक कर रहा था भाई, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना दिलदार इंसान हूँ। पर एक मिनट, मैंने तो अभी तुम्हारी सिर्फ एक ही टांग तोड़ी है। एंड देन वो मैजिक मिसाइल से डेविड की दूसरी टांग भी तोड़ देता है। दूर से ही ये सब कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी देख रहे थे और वो भी फ्रे से काफी इंप्रेस हुए थे। और अब जब फ्रे ने डेविड को हरा दिया था तो पूरे अकेडमी में उसी की बातें चल रही थी, हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा था। फ्रे जब अकेडमी में जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक लड़का मिलता है जो कहता है, तुम जरूर फ्रे ब्लेक होगे ना? मैं हूँ 4th ईयर का डोमेन मिलरोस्ट। फ्रे ब्लेक, हम तुम्हें इनवाइट करते हैं ट्रोमेन रिंग्स में। हाँ, तुमने जरूर ट्रोमेन रिंग्स के बारे में सुना होगा क्योंकि तुम भी इसी अकेडमी के स्टूडेंट हो। हम सब वेस्ट रोड अकेडमी के वो ग्रुप्स हैं जो पूरे अकेडमी को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रोमेन रिंग्स में कोई ऐसे ही ज्वाइन नहीं हो जाता, वो जिसे हम लोग चाहते हैं ज्वाइन हो, सिर्फ उसी को ये मौका मिलता है और फिर उसे ये रून रिंग्स मिलती हैं। इधर फ्रे सोचता है, सीरियसली ट्रोमेन रिंग्स? यहाँ पर तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रे डोमेन को थैंक्स बोलता है एंड देन उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। डोमेन उसे रोकने की तो कोशिश करता है बट तभी उसके पीछे हम देखते हैं ट्रोमेन रिंग्स के लीडर फेररन जून को, जो कहता है कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ये ग्रुप ज्वाइन करेगा। फेरन फ्रे से कहता है, ये शायद पहली बार हम लोग फेस टू फेस मिल रहे हैं। मैं हूँ ट्रोमेन रिंग्स का लीडर फेररन जून। मैं डोमेन की तरफ से माफी मांगता हूँ, पर सच्चाई तो ये भी है कि हम चाहते हैं कि तुम ट्रोमेन रिंग्स को ज्वाइन करो। फ्रे इसका अंदाजा लगा लेता है कि फेररन अपनी उम्र के हिसाब से काफी हाई रैंक पर पहुंच चुका है एंड देन वो उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, और इसके साथ ही फ्रे वहाँ से चला जाता है। डोमेन फ्रे को रोकने की कोशिश करता है बट फेररन उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं प्रोफेसर जेन को, जो कि फ्रे को डिनर करवा रही थी बट उन्होंने नहीं सोचा था कि फ्रे के साथ इजाबेल भी आएगी। इधर फ्रे इजाबेल से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम घर जाओ, सुबह से देख रहा हूँ पीछे पड़ी हो मेरी। बट इजाबेल ये कह के रुक जाती है कि आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी, मैं तो बस एक छोटी सी लड़की हूँ। बट तभी फ्रे कहता है, ये अपना रोना धोना बंद करो और यहाँ से निकलो। पर इजाबेल इस बात पर अड़ी थी कि उसे कैसे भी करके बैटलिंग मेथड सीखना है और ये बात जेन को भी पता चलती है, तो वो उसे बताती है कि ये कासाजिन का मेथड है ना, मैंने मैजिकल रिसर्च मीटिंग में अफवाहों में इसके बारे में सुना था, काफी ढूंढने के बाद भी मुझे उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट नहीं मिला, और अगर तुम सच्चाई में बोल रही हो कि तुम लोगों को बैटलिंग मेथड के बारे में पता है तो मैं भी इसके बारे में जानना चाहूंगी। बट फ्रे जाता है जेन के पास और कहता है, इन बोरिंग सी चीजों में क्या रखा है, मुझे आपको कुछ और सिखाना है, कुछ ऐसा जिसमें हमें मजा आए, और कैसा रहेगा कि हम इस बारे में आपके प्राइवेट क्वार्टर में चल के बातें करें। अब फ्रे की ये बातें सुनने के बाद जेन भी खुद को रोक नहीं पाती है और समहाउ वो लोग किस करने वाले होते हैं, पर वहाँ पर इजाबेल बिन बुलाए मेहमान जो कबाब में हड्डी बनने आई है वो उन्हें रोक लेती है और कहती है, आप लोग कर क्या रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। फ्रे कहता है, अभी भी तू यहीं पर है, घर नहीं गई तुम? हम देखते हैं फ्रे को बालकनी में जहाँ वो सोच रहा होता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, तो अब डेमिगॉड्स को पता चल ही चुका होगा, तो एक तरह से देखा जाए तो उन्हें अभी तक मुझे मारने के लिए आ जाना चाहिए था। इस पूरे वर्ल्ड पर अथॉरिटी उनकी है तो उनकी आंखों में तो मैं चुभ रहा हूँगा, पर अभी भी उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मेरा इतिहास मिटाया जा सके। आज 4000 साल बाद भी हर कोई हमारे बारे में जानता है, मेरे बारे में, कासाजिन, सीजर और आयरिस, पर आखिर ऐसा क्यों? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे जाने के बाद कुछ ऐसे लोग बचे थे जो हमारी लेगेसी को आगे लेकर आए। फ्रे ये सब सोच ही रहा होता है बट तभी वहाँ पर आ जाती है इजाबेल और फ्रे से कहता है, हे क्या तुम मुझे बताओगे कि ये होंचो अकेडमी का हेड कौन है? नहीं, बल्कि तुम मुझे ये बताओ इस पूरे अकेडमी में सबसे ताकतवर स्टूडेंट और सबसे ताकतवर प्रोफेसर कौन है? इजाबेल कहती है, तुम पूछ रहे हो और अभी तक तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। फ्रे उससे कहता है, पहले तुम मुझे बताओ देन मैं तुम्हें बता दूंगा। देन इजाबेल उसे बताती है कि स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो इनमें सबसे ताकतवर फेररन जून को होना चाहिए, और बात की जाए अगर प्रोफेसर्स की तो उनके बीच में प्रोफेसर डियो और प्रोफेसर एडेलिया, यही दोनों ताकतवर माने जा सकते हैं। पर अगर बात की जाए इस पूरे अकेडमी के सबसे ताकतवर मेज की तो वो मेरी आंटी है। और तभी वहाँ पर पहुंच जाती है जेन और कहती है, इजाबेल की आंटी अकेडमी की चेयरमैन है, लेडी सीरीज ट्रेजनेन। वो एक टायर 6 की मेज है जो पूरे एम्पायर में फ्रोस्ट क्वीन के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि मेज की जो लिमिट्स होती हैं वो टायर 10 या टायर 9 तक होती हैं, बट अब तक हमने किसी टायर 10 के मेज को देखा नहीं, और टायर 9 वाला मेज आज से लगभग 3-4 हजार साल पहले एग्जिस्ट करता था। तो इसीलिए अब फिलहाल सबसे ताकतवर मेज टायर 8 तक ही पहुंचते हैं, और मुझे अभी तक जितना पता है इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 8 ही टायर 8 के मेज हैं। फ्रे कहता है, अच्छा अकेडमी के चारों तरफ जो बैरियर है क्या ये भी इजाबेल की आंटी ने बनाया है? जेन कहती है, क्या पता, शायद। फ्रे सोचता है, ये बैरियर बनाना टायर 6 के मेज की बस की बात ही नहीं है। यहाँ की ये ट्रोमेन रिंग्स और सीरीज ट्रेजनेन, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब इन्हीं के पास मिलेंगे। मुझे कैसे भी करके चेयरमैन सीरीज से मिलना होगा, पर मैं करूँ क्या? क्योंकि जब तक मुझे ये ना पता चले कि आखिरकार डेमिगॉड्स का इस वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस कितना है, मैं नहीं चाहता कि ये बच्ची मेरी समस्याओं में घिरी। और अगर परिस्थिति को देखा जाए तो शायद
एक ना एक दिन तो मैं जरूर चेयरमैन से मिल ही जाऊंगा। एंड देन फ्रे कहता है आई गेस मुझे टायर 7 के लिए फोकस करना चाहिए। अब ये सुनकर सब लोग काफी हैरान होते हैं और जेन कहती है तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में 10 नहीं 20 साल लग जाएंगे। बट फ्रे उनसे कहता है कि अगर मैं अपनी मेहनत करता हूँ और पूरा फोकस करता हूँ तो शायद हॉलीडे से पहले ही मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। जिस पर जेन भी यही कहती है कि तुम्हारी मर्जी, सपने देखना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं पर देखते हैं तुम वहाँ तक पहुँच पाते हो या नहीं। अब जेन की ये बातें सुनने के बाद अचानक फ्रे के अंदर का लूकस ट्रूमैन जागता है और वो जाता है सीधे जेन के पास और कहता है मैं सिर्फ सपने नहीं देखता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सपनों की रानी हो। तुम्हें नहीं पता कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कितना प्यार है। कैसा रहेगा अगर हम लोग थोड़ा प्राइवेट में चल के बातें करें। एंड सरप्राइजिंगली फ्रे की फ्लर्टिंग से प्रोफेसर जेन भी काफी इंप्रेस होती है। बट क्योंकि वहाँ पर इजाबेल होती है इसीलिए वो लोग आगे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इजाबेल उनसे कहती है कि तुम लोगों को थोड़ा सोच समझ के रहना चाहिए। अगर एक प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन हुआ तो मैं इसकी शिकायत अपने आंटी से कर दूंगी। और अब ये सुन के फ्रे का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है इसीलिए मुझे ऐसी छोटी छोटी लड़कियों से नफरत है। वही जेन भी कहती है मुझे भी। इजाबेल कहती है एक मिनट प्रोफेसर जेन आपने अभी क्या कहा? इधर फ्रे सोचता है मुझे ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे हर चीज धीरे धीरे करनी है और ऐसे ही करके मैं ताकतवर हो सकता हूँ। 2 हफ्ते बाद डेविड काफी भड़का हुआ होता है और वो अकेडमी में अपने साथ कुछ लोग लेकर आया था फ्रे को मारने के लिए। बट फ्रे अपने मैजिक मिसाइल से डेविड को बहुत ह्यूमिलेट करता है और थोड़े समय बाद प्रोफेसर केविन सबको बताते हैं कि डेविड अब अपनी फैमिली में जा चुका है। खुद को रिकवर करने के लिए उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। फ्रे अपने अकेडमी में चल ही रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि 4000 साल बाद कुछ तो ऐसा होगा जिसमें मुझे मजा आए, पर खैर मैं इन अकेडमी के छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट ही क्या करता हूँ। पर जैसे जैसे फ्रे आगे जा रहा था कुछ लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक कहता है मैं हूँ एलेक्स और मैं सभी सीनियर्स का भी सीनियर हूँ। एलेक्स इस वक्त काफी भड़का हुआ होता है क्योंकि उसे भी पता चला कि फ्रे ने डेविड के साथ क्या किया था। फ्रे ने डेविड की नाक तोड़ दी थी, उसके पैर तोड़ दिए थे एंड इवन उसे बहुत ज्यादा पीटा भी। फ्रे कहता है मैं बस चेक करना चाहता हूँ, पर क्या तुम लोग यहाँ पर आए हो मुझे हैरेस करने के लिए? एलेक्स कहता है अबे चूजे, हम तेरे सीनियर्स हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट तो दिखा। क्या तुझे सच में लगा था कि डेविड को पीटने के बाद तू ऐसे ही सही सलामत घूम सकता है? तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं वो बंदा हूँ जिसने मैजिकल मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लिया था और वो 16th रैंक पर आया और आज मैं बनूंगा तेरे लिए तबाही, मैं तेरा थोबड़ा तोड़ के रख दूंगा। फ्रे कहता है कमाल है, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, वो भी अकेडमी के एक साधारण स्टूडेंट के लिए, और देखो मुझे पीटने के लिए भी तुम इतने लोग लेकर आए हो। इसके अगले ही मूवमेंट फ्रे एलेक्स पर हमला करता है और एक एक करके मैजिक मिसाइल से सबको पीट के रख देता है। अब ये देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग कहते हैं वो बंदा अभी तुमसे बात कर रहा था और तुमने बातों बातों में उस पर हमला कर दिया। फ्रे कहता है देखो मेरा क्या है कि मैं बस तुम लोगों से भिड़ना नहीं चाहता, तुम बच्चे क्या ही कर लोगे मेरा। तभी एक बंदा कहता है लगता है तुझे कुछ मैनर सिखाने होंगे, मैं हूँ गिल्लर्ड हाउस होल्ड का उत्तराधिकारी गोल्गोरेक्स। एंड देन वो बाकी सभी लोग अपना इंट्रो तो देते हैं, बट जैसा कि फ्रे से एक्सपेक्टेड है वो सबको बातों बातों में ही मैजिक मिसाइल से मारते जा रहा था। एंड देन वो इतने मैजिक मिसाइल से अटैक करता है कि थोड़े समय बाद फ्रे खुद ही बोर हो जाता है और खुद से कहता है क्या यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जिसके खिलाफ मैं अपने और भी स्पेल्स का यूज कर सकूं? मैं थक चुका हूँ मैजिक मिसाइल का इस्तेमाल करते करते। क्लास में फ्रे सो रहा होता है क्योंकि उसके पास अब कुछ है नहीं करने को। वहीं इजाबेल उसके पास आती है और कहती तुम कर क्या रहे हो? अफवाहें चल रही है कि तुमने मैजिक मिसाइल से कई लोगों को पीटा, तुम्हें पता है लोग तुम्हें एक अलग नाम से बुला रहे हैं, ऑलमाइटी डेथ मिसाइल। फ्रे कहता है अरे तो मैं करूँ ही क्या, मेरे पास ऐसा कोई मौका ही नहीं आया जिसमें मैं मैजिक मिसाइल से भी ज्यादा पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करूं। एंड देन वो सोने लगता है और सोते हुए कहता है खैर तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एंड देन इजाबेल फ्रे से कहती है कि तुमने मुझे जो फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग कुछ भी सही नहीं हुआ, मैंने उस ब्लड का 7:3 के हिसाब से इस्तेमाल किया। फ्रे कहता है अगर तुम्हें और भी बेहतर रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें कोई हाफ रोल ब्लड चाहिए। एक हाफ रोल का ब्लड काफी बैलेंस होता है, उसमें अशुद्धियां और शुद्धता दोनों लगभग बराबर मात्रा में होती है। इजाबेल फ्रे से पूछती है तुम मुझे अब क्या सिखाने वाले हो? फ्रे सोचता है मैंने इसे अपना शिष्य कब बनाया? वैसे देखा जाए तो इस बच्चे में काफी पोटेंशियल है, अगर मैंने इसे सही सही सिखाया तो शायद ये टायर 7 नहीं टायर 8 तक आराम से पहुंच जाए। फ्रे कहता है इजाबेल मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है जब मैं तुम्हें वो ट्रेनिंग मेथड सिखाऊंगा, तो चलो हम ये हॉलीडे साथ में स्पेंड करेंगे और एक जर्नी पर चलेंगे ताकि हम दोनों ट्रेनिंग कर सके। अगर तुम ये स्वीकारती हो कि तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि बैटलिंग मेथड क्या होता है। हाउएवर तुम इतना जान लो कि अगर तुम तैयार नहीं हो और मैं बता दूं कि इसमें खतरा भी बहुत है तो तुम समय रहते अपने आप को पीछे रख लो। मैं नहीं चाहता कि उस मेथड को सीखने में तुम्हें कुछ हो। इजाबेल कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और वो सिर्फ तब जब तुम मुझे अपने एक शिष्य की तरह स्वीकारते हो। जब हॉलीडेज स्टार्ट होते हैं तो इजाबेल अपना सारा लगेज लेके तैयार होती है और इस लगेज के चक्कर में इजाबेल और फ्रे में थोड़ी बहस भी होती है, बट एंड ऑफ द डे इसे लेकर तो इजाबेल ही जा रही थी, तो इसीलिए फ्रे रेडी हो जाता है और उसे बताता है कि हम स्पेनिया में जाने वाले हैं। इजाबेल कहती है क्या स्पेनिया? वो जगह है जो मॉन्स्टर्स के लिए स्वर्ग के बराबर है, वहाँ पर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। फ्रे
फ्रे पूछता है तुम्हें इसका रास्ता पता है? एंड देन इजाबेल एक मैप निकालती है और इस मैप के अकॉर्डिंग अगर वो लोग स्पेनियोला से वार्प गेट का भी इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें स्पेनिया में पहुंचने में आधा दिन लग जाएगा। इजाबेल कहती है मैंने सुना है अफवाहों में कि वो पहाड़ वहाँ पर बहुत ही खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं, इतने खतरनाक कि कोई भी वहाँ पर अकेला नहीं जाना चाहेगा। फ्रे कहता है क्या हुआ डर गई? बट इजाबेल कहती है ना बिल्कुल नहीं। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो इजाबेल फ्रे को वार्प गेट के बारे में बताती है और बताती है उसे कि वो एक ऐसा गेट होता है जिसमें मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने के लिए होता है। फ्रे कहता है क्या बात कर रही हो, ये चीज तो मैंने 4000 साल पहले नहीं देखी थी। और तब फ्रे को रियलाइज होता है कि शायद आज सभी लोगों की मैजिकल नॉलेज घट चुकी है, बट उन्होंने ऐसे कुछ टूल्स डेवलप कर लिए हैं जिनके बारे में शायद मैं भी नहीं सोच पाता। इधर इजाबेल कहती है वार्प गेट तो बहुत बेहतर है पर उसका सिर्फ एक ही घाटा है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है। एंड देन जब दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके बीच में यही बात चलती है कि आखिरकार वार्प गेट पर जाने के लिए उन्हें कितने गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, जहाँ इजाबेल बताती है कि कम से कम उन्हें 10 गोल्ड की तो जरूरत पड़ेगी। और ये देखकर फ्रे अपने बैग को चेक करने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी तक जितनी सेविंग्स की है वो सिर्फ 1 गोल्ड है। एंड देन उसके अंदर के लूकस की आवाज आती है कि फ्रे तुम तो एक नोबल थे, आखिर तुम इतने गरीब कैसे हो? बट अगले मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि इजाबेल भी तो एक नोबल है, तो शायद इससे उनका काम बन जाए। फ्रे दौड़ते हुए जाता है इजाबेल के पास और उससे पूछता है मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, क्या तुम बता सकती हो अभी तुम्हारे पास कितने मनी है? जिस पर इजाबेल कहती है शायद मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई, क्योंकि मुझे सिखाया गया है कि ऐसी लग्जरियस जिंदगी जीने के बाद इंसान आलसी हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम बिना मनी के ही ट्रैवल करेंगे। फ्रे कहता है बेवकूफ लड़की, घर जाओ और कुछ पैसे लेकर आओ। इजाबेल कहती है इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वैसे भी हमारी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए ना कि हम अपने एडवेंचर के लिए पैसे खुद कमाएं। फ्रे कहता है देखो बोल भी कौन रहा है, वो जो अपने साथ इतना सामान लेकर आई है, इतने महंगे महंगे सामान, बट वो अपने साथ पैसे नहीं ला पाई। इजाबेल कहती है ये तो औरतों की कुछ चीजें होती हैं जो उन्हें हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है, और मैं श्योर हूँ कि कैसे ना कैसे करके हम ट्रैवल के लिए मनी इकट्ठा कर ही लेंगे। और इसके साथ ही वो दोनों खास करके फ्रे अपना मन उदास करते हुए आगे बढ़ पड़ते हैं। आगे जब वो जाते हैं तो वो पहुंचते हैं एक शिप के पास और इजाबेल उन्हें बताती है कि ये शिप वेस्ट रोड एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और इसीलिए हमारी एकेडमी से यहाँ पर कई स्टूडेंट्स आए हैं। इधर फ्रे बस यही सोच रहा था कि उसे इस शिप में खाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा और शायद वो मीट हो, और ये सोच कर वो कहता है शायद मैं अपनी एकेडमी को अब पसंद करने लगा हूँ। वो दोनों जब उस शिप पर जाते हैं तो एक बंदा उन्हें बताता है कि शिप फुल हो चुकी है और हम शायद 4 दिन में वापस आए। और अब ये सुन के फ्रे के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बंदा उन्हें सजेस्ट करता है कि उन सभी को इस बोट से चले जाना चाहिए। फ्रे कहता है वेल ये वाली बोट भी उतनी बेकार तो नहीं है, बट अगर साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए तो मुझे अब उतना थ्रिल महसूस नहीं हो रहा। वो बंदा उन सबको बताता है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करते हुए क्योसिम फोनिया में पहुंचने में 5 दिन लगेंगे एंड ऑफ कोर्स एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए ये बोट फ्री है। जिस पर फ्रे उसे थैंक्स बोलता है और हम देखते हैं उस बोट के अंदर कुछ लुटेरों को, जिनमें से एक कहता है बॉस प्रिपरेशंस हो चुकी हैं और उन सब की प्लानिंग यही होती है कि उन्हें एक शिप पर कब्जा करना है जो कि जब ऑस्कर आइलैंड से गुजरेगी तो वो लोग उस पर हमला करेंगे। एक बंदा कहता है कैप्टन उस शिप का नाम क्या है? उनका कैप्टन कहता है बे गधे तुझे अभी यही नहीं पता, चल मैं बताता हूँ, नाम तो मुझे भी नहीं पता बट मैंने सुना है कि उस शिप पर बहुत बच्चे होंगे। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कैप्टन उस शिप का नाम है कोर्टेस, और कोर्टेस वही शिप है जिस पर इजाबेल और फ्रे भी जा रहे हैं। हम देखते हैं कोर्टेस का सीन जहाँ पर उनका कैप्टन इजाबेल को ग्रीटिंग्स कर रहा होता है और वहीं इजाबेल उन्हें बताती है कि अगर आप लोगों ने हमें अंदर नहीं आने दिया होता तो हमें वहाँ पर 10 दिन इंतजार करना पड़ता, इसके लिए आपका थैंक्स। इजाबेल पूछती है ये शिप तो काफी बेहतर है पर इसमें इतने कम पैसेंजर्स क्यों हैं? उनका कैप्टन कहता है वेल ये शिप ओस्कल आइलैंड से गुजरने वाली है और कहा जाता है कि वहाँ पर पायरेट्स होते हैं जो कि शिप पर कब्जा करते रहते हैं और हंट करते हैं। ये सुनकर इजाबेल काफी हैरान होती है कि उनका सामना पायरेट्स से हो सकता है, बट उनका कैप्टन कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शिप 2 वॉरशिप से प्रोटेक्टेड है और उन वॉरशिप्स में हर एक में टायर 4 के मेजेस हैं जो कि हमारे बॉडीगार्ड्स हैं। वो लोग मैजिक एसोसिएशन से हैं और उन्हें कहा जाता है बैटल मेजेस, और यहाँ के पायरेट से डील करने के लिए मुझे लगता है उनमें से 2 ही काफी होंगे। इजाबेल कहती है अच्छा बैटल मेजेस, अब मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है, कम से कम हम बचे रहेंगे। जिस पर वो कैप्टन कहता है अगर वो पायरेट्स हमला ना करे तो ही उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जैसा कि पता है तुम्हें कि ये शिप एम्पायर के द्वारा प्रोटेक्ट की जा रही है, फिर भी अगर वो हमला करते हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ होंगे। बट अगले ही मोमेंट वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग कहते हैं पायरेट्स आ चुके हैं। और इधर इससे पहले कि सबको कुछ और रियलाइज होता वो दोनों वॉरशिप्स डूबने लगती हैं। कुछ मिनट पहले जब पायरेट्स कोर्टेस का पीछा कर रहे थे तो वो लोग देखते हैं कि वो कोर्टेस 2 वॉरशिप से प्रोटेक्ट की जा रही थी, बट उनका कैप्टन कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेहमान है जो उनका ध्यान रख लेगा। वहीं पर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि कुछ स्पेल्स पढ़ रहा होता है, जिस पर उनका कैप्टन यानी कि पायरेट्स का कैप्टन
कहता है थोड़ा ध्यान से देखो, ये है मास्टर दुल्हड़ द लीच और ये हमारी सहायता करेंगे। वहीं एक बंदा कहता है ये देखने में बिल्कुल मुर्दे लग रहे हैं, वो मुर्दे जिनके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। अब अगर मैं उन्हें करीब से देख रहा हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि इसने सोचा था कि तुम मास्टर दुल्हड़ द लीच के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, तुम्हारा नाम तो इतिहास में लिखा जाने वाला है। इधर दुल्हड़ अपने स्पेल कास्ट करके रेडी हो चुका था और कहता है आइस स्पीयर। इसके अगले ही मूवमेंट उन दोनों वॉरशिप्स पर आइस स्पीयर से अटैक होता है, जिस पर मौजूद मेजिस उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, बट वो इसमें नाकाम हो जाते हैं और वॉरशिप्स डूब जाती हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। इसके साथ ही वो सभी पायरेट्स कार्टेस की तरफ बढ़ पड़ते हैं। वहीं पायरेट्स का कैप्टन कहता है ये तो बहुत ही लाजवाब स्पेल था मास्टर दुल्हड़, कि इसने सोचा था कि सिर्फ आप एक ही स्पेल में दोनों वॉरशिप्स मतलब की बैटल शिप्स को तबाह कर देंगे, बट इधर दुल्हड़ कहता है ये थोड़ा अजीब है, मुझे याद है कि मैंने 3 स्पीयर समन किए थे, तो आखिरकार वो एक शिप अभी सही सलामत कैसे है। पायरेट्स का कैप्टन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये समय सही है आपको बताने के लिए, पर क्या हमने एग्री नहीं किया था कि हम उस एक शिप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हमें उन बच्चों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा फायदा लेना है। अब ये सुनकर दुल्हड़ पायरेट्स के कैप्टन को घूरने लगता है। वहीं वो पायरेट सोचता है ये बेवकूफ बुढ़ा बिना हड्डी का, खैर बोल भी क्या सकता हूँ इसे। जिस पर दुल्हड़ कहता है मैंने तीसरा स्पेल इसलिए समन किया था ताकि वो तीसरी शिप वापस उसी रास्ते से ना जा पाए। मैं चाहता था कि मैं उनके रास्ते को ब्लॉक कर दूं। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं उन्हें तबाह करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस शिप पर कुछ तो है जो बहुत दिलचस्प। इधर कार्टेस पर सब में हड़बड़ी मच जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं। कैप्टन उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है पर कोई उनकी बात नहीं सुनता, बट तभी वहाँ पर हम एक बंदे को हुडी में देखते हैं। इधर इजाबेल कहती है इन्होंने बैटल शिप्स को तबाह कर दिया, पर कैसे? फ्रे कहता है फिक्र मत करो वो बस पायरेट्स है, पर मैं जिस चीज को देखकर परेशान हो रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर 3 स्पीयर्स को समन किया गया था पर एक गायब हो चुका है। इजाबेल कहती है क्या तुमने ये किया? फ्रे कहता है ना मैंने नहीं किया, और सोचता है मैंने उस अजीब सी माना को सेंस तो किया था बट मैं कुछ कर नहीं पाया। देखकर लगता है कि मैं लूकस फ्रे से ज्यादा डिफरेंट नहीं हूँ। जब मुझे यहाँ पर किसी डेमीगॉड के अस्तित्व का एहसास हुआ तो मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। क्या इसका मतलब अभी भी मैं उसी ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ जो मुझे इन 4000 साल की कैद में मिला है? रिलैक्स करो फ्रे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई डेमीगॉड है, पर इस माना को सेंस करके मुझे लगता है कि ये कोई अनडेड मुर्दा है। इधर इजाबेल पूछती है अगर तुमने उस स्पीयर को गायब नहीं किया तो किसने किया? जिस पर फ्रे कहता है मुझे नहीं पता। इजाबेल कहती है वेल किसी ने भी किया हो पर उसने हम सबकी जान बचाई है तो हमें उसे एक बार शुक्रिया तो बोलना ही चाहिए। इधर पायरेट्स एक एक करके इस पूरी शिप पर कब्जा करने लगते हैं, वो किसी पर भी रहम नहीं दिखाते और बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही इस पूरे कार्टेस शिप पर पायरेट्स का कब्जा हो जाता है। वह एक बंदा कहता है मुझे नहीं लगा था कि इतनी छोटी शिप पर भी इतने लोग होंगे, इतने बच्चे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 नहीं लगभग रफली 40 ऐसे बच्चे हैं जो अमीर परिवार से हैं। आज तो हमारा जैकपॉट लगा है। इसके साथ ही हम देखते हैं उन सभी पायरेट्स के कैप्टन को वहाँ पर जो कहता है हम हैं फ्रेंडली लोकल पायरेट्स, ब्लड सेल पायरेट्स। इधर कार्टेस का कैप्टन कहता है क्या तुम्हें हल्का सा भी अंदाजा है कि तुमने इस वक्त किस शिप पर अटैक किया है? जिस पर ब्लड सेल राइडर्स का कैप्टन, जिसका अभी तक नाम रिवील ही नहीं किया गया और मुझे कहीं मिला भी नहीं तो इसका नामकरण हमें ही करना होगा और इसका नाम होगा फर्नांडो, कहता है हाँ हमें पता है हमने कहाँ पर हमला किया है, यहाँ पर कई ऐसे हॉस्टेजेस हैं और इससे काफी ज्यादा सामान भी ले जाया जा रहा है तो हमें इससे काफी फायदा होगा। और इसके बाद ही फर्नांडो और बाकी सभी पायरेट्स हंसने लगते हैं। वहीं एक बंदा सामने आता और कहता है तुम पायरेट्स, मैं इन बच्चों को कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, ये बच्चे मैजिक का भविष्य है, आगे जाकर ये बहुत ही महान मेज बनने वाले हैं, तुम लोगों ने हमला करने के लिए गलत शिप चूज कर ली। इसके साथ ही वो बंदा कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है बट अगले ही मूवमेंट उसके बगल से एक नाइफ निकलता है जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है और फर्नांडो कहता है बेटा समझ नहीं आ रहा तुझे वास्तविकता क्या है? इधर इस नाइफ के थ्रो को देखकर फ्रे भी काफी इंप्रेस होता है क्योंकि उसने उसके ट्रेजेक्ट्री को ही चेंज कर दिया था और तभी उसकी नजर पड़ती है उस बंदे पर जिसने आइस स्पीयर के अटैक को रोका था। वो हुडी वाला बंदा जाता है और कहता है यहाँ पर ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जिनसे तुम आसानी से लड़ नहीं सकते, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम शांत रहो और खुद की सुरक्षा करो। इधर फर्नांडो कहता है बस बहुत मजाक हो गया, अब मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है। इसके साथ ही उनकी नजर पड़ती है एक चश्मिश से स्टूडेंट पर जिसको वो शार्क का शिकार बनाने वाले थे, बट फर्नांडो को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो स्टूडेंट अपनी पैंट गीली कर देता है जिसकी वजह से उन पायरेट्स में से एक जाता है उस स्टूडेंट को उठाता है और समुद्र में फेंक देता है। वो
मिस्टीरियस बंदा जिसने उन स्पीयर्स को रोका था वो उन्हें रोकना तो चाहता था बट वो उन पायलट्स को नहीं रोक पाया और वो स्टूडेंट डूब जाता है। अब ये देखकर बाकी सभी स्टूडेंट काफी भड़क जाते हैं और वो भी अपनी मेजर्स की पावर को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वो अटैक तो करते हैं बट समहाउ उनके अटैक्स लैंड ही नहीं कर रहे थे। फर्नांडो को बचाने के लिए वहाँ पर अचानक कहीं से ब्लैक कलर की शैडोज आ जा रही थी और वो शैडोज उन सभी स्टूडेंट्स पर भी भारी पड़ जाती हैं। और अगले ही मूवमेंट हम वहाँ पर देखते हैं दुल्हड़ को, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी एक जीते जागते मुर्दे को नहीं देखा था। इधर इजाबेल भी ये देखकर काफी डर जाती है और वो फ्रे से चिपकने लगती है, जिस पर फ्रे कहता है, हे थोड़ा देखकर, तुम्हें देखता नहीं यहाँ पर कितनी गर्मी है। बट जब वो देखता है कि इजाबेल डर के मारे थर थर कांप रही थी तो वो उसे नहीं रोकता। इजाबेल कहती है, ये पायरेट्स ये कोई आम पायरेट्स नहीं है, इस वक्त हम बहुत बड़े खतरे में हैं। एक लीच कम से कम एक टायर 5 के मेज के बराबर होता है, यहाँ पर टायर 4 के 2 मेजेस भी इसके सामने नहीं टिक पाए। तभी दुल्हड़ कहता है, सामने आओ, वो जिसने मेरे स्पेल को रोका था मेरे सामने आओ। मुझे पता है तुम इसी भीड़ में हो, अगर तुम ऐसे ही छुपते रहे तो इस बार तुम सबका सामना मौत से होगा। अब आसमान में इतने स्पीयर्स को देखकर सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। वहीं फर्नांडो कहता है, मास्टर दुल्हड़, हमने इस बात के लिए एग्रीमेंट नहीं किया था। पर ये सुनने के बाद दुल्हड़ उसे घूरता है, जिसकी वजह से फर्नांडो काफी डर जाता है और आगे कुछ नहीं कहता। पर थोड़े समय बाद हम देखते उस मिस्टीरियस बंदे को जो अब सामने आ चुका था। दुल्हड़ कहता है, तुम ही वो जिसने मेरे उस स्पेल को खत्म किया था, नाम क्या है तुम्हारा? और तब वो हुडी वाला बंदा अपने उस हुडी को हटाता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वेस्ट रोड एकेडमी का फेरन जून था। फेरन को वहाँ पर देखकर इजाबेल भी काफी हैरान होती है और कहती है, आखिर फेरन यहाँ पे क्या कर रहा है? फ्रे कहता है, तुम इसे जानती हो? जिस पर इजाबेल उसे बताती है कि इस पूरे एकेडमी में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो फेरन जून को नहीं जानता। ये वो स्टूडेंट है जो ट्रोमन ड्रिंक्स को चलाता है और यही नहीं, फेरन जून उन 3 महान हाउस होल्ड्स में से एक का उत्तराधिकारी भी है। बात की जाए इसके ग्रेड्स की तो वो भी हमेशा टॉप नॉच होते हैं। ग्रेड्स के मुकाबले में ये हमेशा मुझसे कम्पीट करता रहता है, भले ही हमारे एकेडमिक ग्रेड्स ऑलमोस्ट सिमिलर हो। पर बात की जाए अगर पावर्स की तो वो मुझसे काफी पावरफुल है। इधर बाकी की और लड़कियां फेरन को वहाँ पर देखकर काफी खुश होने लगती है क्योंकि उनका हीरो आ चुका था उन्हें बचाने के लिए। इधर इजाबेल को भी ये पता चलता है कि क्योंकि ये फेरन जून है तो जाहिर सी बात है इसने बहुत ही आसानी से उस अटैक को नेगेट कर दिया था और शायद ये हमें बचा भी सकता है। फ्रे कहता है, ना मुझे ऐसा नहीं लगता। इजाबेल पूछती है, ऐसा क्यों? तो फ्रे उसे बताता है वो इस वक्त इतना कमजोर हो चुका है कि वो बहुत ही मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। बात की जाए अगर कम से कम तो वो लीच कम से कम टायर 5 का मेज है, बट वहीं बात की जाए अगर उस बच्चे की तो वो अभी इतना काबिल नहीं है कि वो उस लीच को टक्कर दे सकता है। उसने अपने शरीर की कुछ अशुद्धियां तो निकाली है पर इतना काफी नहीं है। इतना सब करने के बाद भी वो बहुत ही मुश्किल से अभी स्टार्टिंग के टायर 5 मेज तक पहुंचने वाला है और उसने एक ऐसे स्पेल को नेगेट कर दिया जो कि उसकी कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये सच में कोई अजूबा ही है कि अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। इजाबेल कहती है, तो अब हमें क्या करना है? मुझे लगता है कम से कम तुम तो उस लीच से ताकतवर होगे। फ्रे कहता है, ना बिल्कुल नहीं। और क्या तुम मुझसे से चिपकना बंद करोगी? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इधर फेरन सोचता है, क्या इस शिप पर आना मेरी कोई गलती थी? मैं जानबूझकर इस शिप पर चढ़ा था क्योंकि इस पर कम स्टूडेंट्स थे जिसकी वजह से ज्यादा लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए मैंने खुद को छुपा के रखा। मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि मैं उस स्पेल को नेगेट कर पाया, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर टुकड़ों टुकड़ों में टूट रहा है। ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे मैं कभी हरा सकता हूँ। इधर दुल्हड़ कहता है, कितने सौभाग्य की बात है ये, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे जैसे बच्चे से यहाँ पर मिलूंगा। फेरन जब दुल्हड़ की आंखों में देखता है तो वो काफी घबरा जाता है और कहता है, पायरेट्स के कैप्टन, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जिस पर फर्नांडो कहता है, कुछ खास नहीं, हमने तो बस सुना कि तुम ऑस्कल आइलैंड से गुजरने वाले हो, तुम अमीर बच्चे, तो हमें लगा कि तुम्हें तो लूटना ही चाहिए। और अब जब हमें पता है कि तुम्हारा डेस्टिनेशन तुम्हारा वो पोर्ट क्यों सिम्फोनिया है, तो इसीलिए हम बस चाहते हैं कि तुम सभी लोग सुरक्षित वहाँ तक पहुँच जाओ और ऑब्वियसली तुम सभी लोग अमीर भी हो तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही हमें। वहीं पायरेट्स में से एक बंदा कहता है, देखा हमारे कैप्टन कितने दिलदार हैं, वो तो बस तुम सभी के दोस्त बनना चाहते हैं। इधर फ्रे सोचता है, तो अंत में सब कुछ पैसे पर ही आके खत्म हुआ। फेरन कहता है, मेरे पास एक प्रस्ताव है, मैं पैसे के लिए तुम्हारा होस्टेज बन जाऊंगा, पर इसके बदले तुम बाकी सबको छोड़ दो। मेरी फैमिली तुम्हें ज्यादा फिरौती दे सकती है और बदले में मैं बस यही चाहता हूँ तुम बाकी सभी स्टूडेंट्स को बख्श दो। जिस पर फर्नांडो कहता है, क्या तुम पागल हो? हमारे पास इस वक्त अनडेड मास्टर द लीच दुल्हड़ है, हम तुम्हारे परिवार से भी फिरौती लेंगे और बाकी सभी बच्चों से भी, तो हम अपना घाटा क्यों करें? फेरन कहता है, हाँ तुम्हारी ये बात तो सही है और जैसा तुमने देखा कि मैं लीच के मैच का हूँ भी नहीं, हाउएवर मैं इस पर तो श्योर हूँ कि मैं तुम में से कुछ पायरेट्स को तो अपने साथ नर्क ले जा सकता हूँ। अभी ये सब चीजें फ्री भी देख रहा होता है और वो सोचता है, मुझे ये बच्चा धीरे धीरे पसंद आ रहा है, काफी हिम्मत है इस बच्चे में। देखा जाए
जाए तो इस राज्य का भविष्य काफी उज्जवल है। इधर दुल्हड़ कहता है, मैं अस्वीकारता हूँ, तुम्हारे माना का स्वाद काफी बेहतरीन होगा। इसके साथ ही वो फेरन पर हमला करता है और कहता है, मैं तुम्हारे शरीर में मौजूद माना का एक एक बूंद पी जाऊंगा और जब तुम्हारे हड्डियों का सिर्फ ढांचा बचेगा तो मैं तुम्हें अनडेड बना दूंगा, बिल्कुल मेरी तरह, और तुम बनोगे मेरे बासिंदे, तुम मेरे हो। फर्नांडो कहता है, तुम सबने सुना ना, सबको पकड़ लो और अपनी शिप पर ले चलो। इसके साथ ही वो पायरेट्स बाकी सभी स्टूडेंट्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़कियों को वो काफी हरास करते, ह्यूमिलेट करते एंड देन उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते। बट तभी एक पायरेट की नजर पड़ती है एक बहुत ही क्यूट सी गर्ल अपनी इजाबेल पर, और वो उन्हीं की तरफ जाते हुए कहता है, कैसा रहेगा तुम दोनों अगर मेरे साथ चलो, तुम्हें पता ही है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। बट इधर फ्रे भी लाइक, इजाबेल मुझसे दूर हटो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। इधर वो पायरेट कहता है, एक मिनट, तुम दोनों मेरे साथ चल के क्या करोगे? लड़की तुम मेरे साथ चलो, और हाँ तुम पतले से बंदे तुम भाड़ में जाओ। अब ये सुनने के बाद फ्रे अपने लेफ्ट साइड देखता है, राइट साइड देखता है एंड देन वो अपने चारों तरफ देखता है और कहता है, हाँ तुमने मुझसे कहा गया? वो पायरेट कहता है, हाँ तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारे अलावा कोई और यहाँ दिख रहा है? फ्रे कहता है, क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? जिस पे वो पायरेट कहता है, लगता है तुम अपने रेबेलियन फेज से गुजर रहे हो, तभी तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखाता हूँ। इधर फ्रे इजाबेल से कहता है, क्या कम से कम अब तुम मेरे पास से हटोगी? और उस पायरेट से कहता है, क्या तुम मुझे कुछ सिखाने वाले हो, एक आंख वाले गधे? अब ये सुनकर बाकी सभी स्टूडेंट्स काफी भड़क जाते हैं और कहते हैं, क्या ये पागल हो गया है? ये तो बस उन्हें और भी भड़का रहा है। वह एक बंदा कहता है, तो बस थोड़े से ताकतवर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से भी पंगा ले सकते हो, उन्हें भड़काना बंद करो। इधर फ्रे उसे पहचान देता और कहता है, ओए मोटे, काफी समय हो गया मिले। अब इधर ये सब बतंगड़ देखकर उस पायरेट का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधे फ्रे पर अटैक करता है और कहता है, लगता है तुम वो बेवकूफ हो जो सिचुएशन जल्दी समझ नहीं पाते। पर तभी पलक झपकते वो पायरेट काफी दूर जाके गिरता है और उसके दांत टूट जाते हैं। फ्रे कहता है, अरे लगता है कोई और यहाँ पर है जिसे ये नहीं पता कि सिचुएशन कैसे समझते हैं। इधर फेरन ये देख के काफी हैरान हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि फ्रे की किक माना से पूरी तरह से भरी हुई थी और उसने इतनी फास्ट किक किया कि कोई देख ही नहीं पाया, इवन फेरन भी। फेरन सोचता है, मुझे पता था कि ये ताकतवर मेज तो है, पर ये नहीं पता था कि ये इतना काबिल है। इधर फ्रे इजाबेल से कहता है, डरना बिल्कुल मत, देखो यहाँ पर वो दुश्मन है जिसे तुम नहीं हरा सकती, तो मैं बस यही चाहूंगा कि तुम खुद को बचाने पर ध्यान दो। मैंने सही कहा ना मिस मेज? इधर एक पायलट कहता है, वो बेवकूफ, जरूर वो गलती से फिसल गया होगा तभी वो नीचे गिर गया, और गिरा भी तो एक औरत के चक्कर में। औरत सबको बर्बाद करके रख देती है, आज तो मुझे यकीन हो गया। बट तभी अचानक उसके सामने फ्रे पहुंच जाता है। वही दुल्हड़ सोचता है, ये बहुत फास्ट है। इधर फ्रे कहता है, जब फेरन तुम सबको प्रस्ताव दे रहा था, तुम्हें स्वीकार लेना चाहिए था, पर अब देरी हो चुकी है, क्योंकि दुर्भाग्यवश मैं उसकी तरह नहीं हूँ। आज तक मैंने काफी कुछ झेला, काफी कुछ देखा है, पर कभी किसी इंसान को नहीं मारा। पर आज कई इंसानों की जान जाने वाली है, क्योंकि आज तुम लोगों के लिए बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम मुझे इंसान लग ही नहीं रहे। अब ये सुनते ही सभी पायरेट्स फ्रे पर अटैक करते हैं, बट फ्रे उस बंदे को उन सभी पायरेट्स पर फेंक देता है और एक स्पेल कास्ट करते हुए उन्हें मार डालता है। वही 3 पायरेट्स उस पर पीछे से हमला करते हैं, बट फ्रे अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट करता है और उन सबको ब्लास्ट करते हुए दूर फेंक देता है। ये सब कुछ थोड़ी दूरी पर खड़े होके दुल्हड़ और फर्नांडो देख रहे होते हैं, जहाँ पर फर्नांडो को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच्चा इतने लोगों को मार रहा है। इधर फ्रे एक एक करके सभी को मौत की घाट उतारे जा रहा था, और अब जाके सभी स्टूडेंट को लगता है कि उन पायरेट्स का सामना सिर्फ फ्रे ही कर सकता है। इधर एक पायरेट एक लड़की को पकड़ लेता है और फ्रे को धमकी देने की कोशिश करता है, बट तभी फ्रे अचानक उसके सामने जाता है और उसे एक जोरदार किक रखता है, जिसकी वजह से वो पायरेट वही समुद्र में गिर जाता है। बाकी बचे हुए पायरेट्स अटैक तो करते हैं, बट फ्रे वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से वो सब एक दूसरे पर ही गलती से हमला कर देते हैं। वो सभी पायरेट्स कहते हैं, लड़के मैं तुझे मार डालूंगा, पर तभी वो अपने ऊपर देखते हैं कि फ्रे एक मैजिक कास्ट कर रहा था, और जब फ्रे अपने मैजिक मिसाइल से हमला करता है तो उन सभी पायरेट्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। वही एक पायरेट जाता है और इजाबेल को पकड़ लेता है और कहता है, बस बहुत हो गया, अब अगर तू 1 इंच भी हिला तो मैं इस लड़की को जान से मार डालूंगा। फ्रे कहता है, हाँ सच में? और तभी हम देखते हैं कि इजाबेल अपने ऊपर एक स्पेल कास्ट कर रही थी, जिसके अगले मोमेंट वहाँ पर होती है एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक, जिसकी वजह से वो पायरेट काफी जख्मी हो जाता है। इजाबेल कहती है, बताओ ये हमला कैसा था? फ्रे कहता है, अगर तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो ये उतना बुरा भी नहीं था। इधर फर्नांडो कहता है, कमाल है, तुम जरूर एक इलाइट मेज रहे होगे जिसे एम्पायर ने एक स्टूडेंट बना के रखा है, तो कैसा रहेगा कि हम एक बाजी लगाएं? अगर मैं सही हूँ तो मुझे इतनी उम्मीद है कि तुम सभी को तो नहीं मार सकते, तो क्यों ना हम आधे आधे पर मान जाएं। मैं आधे स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जाता हूँ और बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स तुम बचा सकते हो। अब ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ,
और लोग रोने लगते हैं। इधर फर्नांडो कहता है देखो तुम आधे बच्चों को बचा लोगे तो तुम्हें एम्पायर में काफी अच्छा खासा नाम मिल जाएगा, तुम्हारी काफी तारीफ भी होगी, एम्पायर तुम्हारे से खुश भी होंगे और बाकी बचे हुए आधे बच्चों से हम फिरौती भी वसूल कर लेंगे। तो कैसा रहेगा ये? इसमें हम दोनों ही जीत जाएंगे। फ्रे कहता है तुम तो बहुत ही बेशर्म इंसान हो, अपने ही लोगों का सौदा कर रहे हो। इधर फर्नांडो कहता है मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, तुम्हें जिसे जिसे बचाना है तुम अपने साथ बचा सकते हो। अब ये सुनकर सभी स्टूडेंट फ्रे से कहने लगते हैं कि मुझे बचा लो, बट एक लड़की दौड़ते हुए फ्रे के पास जाती है और कहती है प्लीज मुझे बचाओ, मैं भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दूंगी, 100 गोल्ड कैसा रहेगा, और इतना ही अगर काफी नहीं है तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। अब ये सुनकर सभी लोग दौड़ते हुए फ्रे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे बचाओ। फ्रे कहता है व्हाट द हेल इजाबेल, क्या हमें इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास ट्रेवल का कोई फंड नहीं है। इजाबेल कहती है बिल्कुल नहीं। बट इधर फ्रे कहता है मैंने सुना किसी ने 200 गोल्ड का, क्या इससे भी ऊपर की कोई बोली लगाना चाहता है? और इजाबेल कहती है क्या तुम इसे एक ऑक्शन क्यों बना रहे हो? अब इधर सभी स्टूडेंट्स खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को ही पीछे खींचने लगते हैं और कहते हैं मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी इससे बहुत कीमती है। फ्रे अगर तुम ये वादा करते हो कि मैं सही सलामत घर लौट सकता हूँ तो मैं गवर्नमेंट में तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दिलवा सकता हूँ। एक बार ध्यान से सोचो फ्रे, तुम्हें ज्यादा फायदा कैसे होगा? फ्रे कहता है तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे, मेरा कान का पर्दा फटे जा रहा है। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं तुम सबको बचाऊंगा। इसी के साथ फ्रे उस लड़की को खुद से दूर करता है और कहता है मुझसे चिपकना बंद करो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। तुम बेवकूफ नौजवान बच्चे, तुम्हें बस यही पता है कि पैसे से किसी को खरीदते कैसे हैं, और वो भी उस पैसे से जिसे तुमने नहीं कमाया, तुम्हारे परिवार ने कमाया है। तुम सब कहते हो कि तुम महान मेज बनना चाहते हो और यहाँ देखो खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को ही मारने पर उतर आए हो। अगर आज तुम लोग पैसा देकर बच भी जाते हो तो आगे क्या लगता है तुम क्या करोगे? ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एक महान मेज बनना है तो तुम्हें कमजोरों की रक्षा करना आना चाहिए। तुम्हें खुद से पहले लोगों को रखना होगा। तुम भले ही कितने कमजोर हो, तुम कितने बड़े खतरे में हो, तुम्हारा अपोनेंट कितना भी ताकतवर हो, पर तुम्हें लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये सुन के इजाबेल काफी खुश होती है और उसे रियलाइज होता है कि फ्रे शायद मजाक कर रहा था, वो उनसे पैसे नहीं लेने वाला। बट तभी फ्रे कहता है चलो बहुत हो गया लेक्चर, तो अब मुझे बताओ तुम में से कौन मुझे कितने पैसे देने वाला था? और ये सब कुछ दुल्हड़ और फर्नांडो देख रहे होते हैं। फर्नांडो सोचता है ये बेवकूफ हड्डियों का ढांचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अनडेड भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये उस बच्चे को पीट सकता है, क्या ये उसे तक नहीं हरा पाएगा? जिस पर दुल्हड़ कहता है बेवकूफों जैसी बात मत करो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे मैं हरा नहीं सकता। और तब जाके फर्नांडो को रियलाइज होता है कि दुल्हड़ उसके दिमाग को पढ़ सकता है, इसीलिए अब वो जो भी सोचेगा उसे सतर्क रहना होगा। इधर दुल्हड़ कहता है मैं तो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था, जितना माना उस बच्चे के शरीर से निकल रहा है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। एक टैलेंटेड मैजिक मार्शल आर्ट देखा जाए तो ये शायद अभी टायर 5 का मेज होगा, इसीलिए ये कम से कम मेरा सामना तो बिल्कुल नहीं कर सकता। फर्नांडो कहता है मुझे पता है, मुझे आप पर भरोसा है मास्टर दुल्हड़। इधर दुल्हड़ कहता है बच्चे, मैंने तुम्हारे जैसे अनगिनत लोगों को मारा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बिना इंसिस्ट किए मेरा ही हिस्सा बन जाओ। फ्री कहता है मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें बिल्कुल डेमिगॉड्स की तरह है। दुल्हड़ स्पेल से अटैक करता है और कहता है लिविंग मिसाइल, मरने के लिए तैयार हो जा बच्चे। इधर जब वो लिविंग मिसाइल फ्रे की तरफ बढ़ता है तो फ्रे बहुत ही इजीली उसे डॉज कर जाता है, पर अगले मूवमेंट वो अगेन रिटर्न फ्रे की तरफ ही आने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि वो मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो तब तक टारगेट का पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसे हिट न करे। फेरन सोचता है ये अब खतरे में है। दुल्हड़ ने जिस मैजिक मिसाइल से हमला किया है वो कोई ऐसा मैजिक मिसाइल नहीं है जिसे वो कंट्रोल कर रहा है, वो तो बस उसे उसकी स्पेल कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से वो मिसाइल कभी भी अपने टारगेट को मिस ही नहीं करेगी। और वही बात की जाए अगर दुल्हड़ की, तो वो एक स्पेल कास्ट करते करते ऐसे ट्रैकिंग स्पेल को भी कास्ट कर चुका था। दुल्हड़ कहता है बोनहेड। इस स्पेल के कास्ट होते ही एक पोर्टल के थ्रू जमीन से कई सारे हाथ बाहर आने लगते हैं और वो फ्रे की तरफ बढ़ पड़ते हैं। जब वो फ्रे तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट। उस ब्लास्ट की वजह से सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, बट इजाबेल खुद को एक बैरियर से ढक लेती है जिसकी वजह से वो बच जाती है। बट जब उसकी नजर पड़ती है तो वो देखती है कि जहाँ पर फ्रे खड़ा था वहाँ से शिप टूट चुकी है, तो शायद फ्रे समुद्र में गिर गया। इजाबेल कहती है फ्रे कहाँ पर हो तुम, जवाब दो मेरा। बट तभी हम देखते हैं वो लिविंग मिसाइल्स जिनका अटैक दुल्हड़ ने फ्रे पर किया था वो वापस दुल्हड़ की तरफ आ जाती हैं। बट दुल्हड़ अपने आप को एक बैरियर से ढक लेता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। दुल्हड़ कहता है आखिर इसका मतलब क्या है? ये मिसाइल तो उस बच्चे पर हिट करनी चाहिए थी। जब इन मिसाइल्स ने उसकी लाइफ एनर्जी को डिटेक्ट करना बंद किया तो इन्हें वैनिश हो जाना चाहिए था, पर अभी भी ये यहाँ पर कैसे थे? बट तभी वो देखता है कि उसके पीछे फ्रे खड़ा है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाता है और वो फ्रे पर कई अटैक्स करता है। बट फ्रे उन सभी को डॉज करते जा रहा था और कहता है मैं सच में बताऊं तो मुझे तुम्हें पीछे से देखना
देखना ज्यादा पसंद है, इससे तुम्हारा वो भद्दा सा चेहरा मेरी आंखों के सामने नहीं दिखता। दुल्हड़ आसमान में ऊपर जाता है और सोचता है ये मेरे अटैक्स को डॉज कर रहा है, और वो भी ऐसी अनस्टेबल जगह पर। आखिर कैसे? ये जरूर 5 डिफरेंट सिमुलेशन से गुजरा होगा। इवन मैं भी इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। ये कुछ ऐसा नहीं है जो ऐसे तुच्छ मॉर्टल्स पा सकते हैं। इजाबेल कहती है फ्रे तुम ठीक हो? और जब फ्रे इजाबेल की तरफ देखता है तो इजाबेल को फ्रे लूकस तुरमैन की तरह दिखता है। इधर दुल्हड़ आसमान में कई सारी स्पीयर्स लेकर आता है, वो आइस स्पीयर्स जिनके सिर्फ एक ही अटैक ने उन वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दुल्हड़ अटैक करते हुए सोचता है ये लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसी परिस्थिति में मुझे पूरा शिप ही तबाह करना होगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं उस फेरन नाम के लड़के की माना को चख नहीं पाया, पर खुद को बचाने के लिए मुझे ये करना होगा। जैसे ही दुल्हड़ का आइस स्पीयर जाके हिट करने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि एक बैरियर क्रिएट हो चुका है जो उन सभी आइस स्पीयर्स को रोक देता है, और वो बैरियर क्रिएट करने वाला था फ्रे। दुल्हड़ सोचता है नामुमकिन, इसने सभी को कैसे ब्लॉक कर दिया। वहीं फेरन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ उस एक स्पीयर को ब्लॉक करने में ही मुझे खून की उल्टियां हो रही थी, तो ये इसने किया कैसे। इधर दुल्हड़ अपने आइस स्पीयर का साइज बहुत बढ़ा देता है और कहता है तुम तुच्छ इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस बड़े से आइस स्पीयर को अपनी तरफ आते हुए देखकर फ्रे आसमान की तरफ बढ़ पड़ता है और उस स्पीयर को चीरते हुए सीधे जाता है दुल्हड़ के सामने। वहीं उस आइस स्पीयर के टुकड़े जो इस वक्त समुद्र में गिर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए इजाबेल और फेरन एक मैजिक बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो शिप भी बच जाती है। दुल्हड़ कहता है तुम्हें बस टायर 5 तक ही ताकतवर होना चाहिए, तो तुम मेरे बराबर कैसे आ रहे हो। फ्रे कहता है ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बराबरी का रास्ता क्या है। दुल्हड़ कहता है क्या मतलब है तुम्हारा इससे? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम टायर 5 से भी आगे जा सकते हो? फ्रे कहता है तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसा बार बार होता नहीं है कि मैं मैजिक मिसाइल के अलावा कोई दूसरा अटैक इस्तेमाल कर पाऊँ। दुल्हड़ कहता है तुम क्या हो? फ्रे कहता है मैं हूँ फ्रे ब्लेक, वेस्ट लॉर्ड एकेडमी का सबसे बड़ा लूजर, या तो फिर कहें कि मेरा नाम है लूकस तुरमैन। मैं वो हूँ जो इस दुनिया में 4000 साल बाद वापस आया है। मैं हूँ इतिहास का सबसे ताकतवर आर्कमेज। वो दोनों इस वक्त आसमान में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर फेरन कहता है वो इतनी दूर है कि मैं उनकी बातें नहीं सुन पा रहा। इजाबेल कहती है आखिरकार वो लोग बात किस बारे में कर रहे हैं। वहीं दुल्हड़ कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम झूठ बोलोगे, लूकस तुरमैन मर चुका है। दुल्हड़ फ्रे पर अटैक करता है, बट फ्रे इस अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे आ जाता है और उसके चेस्ट के अंदर हाथ डालते हुए उसके दिल को बाहर निकाल लेता है और कहता है एक लाइफ विसल, अगर मैं थोड़ा याद करूं तो तुम शायद तब तक नहीं मरोगे जब तक मैं इसे तबाह नहीं कर देता। इसकी लोकेशन पूरे बॉडी में सभी अंडर्स के लिए काफी अलग होती है, इसीलिए मुझे ज्यादा समय लग गया ये पता करने में कि ये तुम्हारी बॉडी में कहां पर है। तो लड़ कहता है रुको, बट फ्रे उस हर्ट को वहीं पर तबाह कर देता है, जिसकी वजह से दुल्हड़ मारा जाता है। इधर ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और फेरन कहता है इसने उसे हरा दिया, वो भी इतनी आसानी से। इधर बचे हुए पायरेट्स को रियलाइज हो जाता है कि उनकी अब लग चुकी है। वहीं फर्नांडो कहता है ओए मुझे लगा था तुम मुर्दे हो तो तुम मर कैसे सकते हो, पर तभी उसके पीछे आ जाता है फ्रे और कहता है तो हाँ उस वक्त क्या बोल रहे थे तुम कि हमें